हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं देवेंद्र कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्मार्ट डी की क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का गणित, पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसके बेसिक से लेके हम पूरा चैप्टर का जितना भी सब कुछ है सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपका है वो क्या है, परिचय में आपको स्टार्टिंग में यही सीखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं। अगर इन संख्याओं के बारे में आपको पहले से पता है तो आप वास्तविक संख्या के बारे में भी समझ जाएंगे आसानी से। लेकिन अगर आपको ये सारी संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो आप वास्तविक संख्या के बारे में इतनी आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं एक एक करके स्टार्टिंग से ही शुरू कर देता हूँ। पहला नंबर है प्रकृत संख्याएं। प्रकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होगा अगर कोई भी चीज़ हमको गिनने के लिए कहा जाए तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं। किसी को गिनते हुए सुने हैं आप लोग -1 -2 -3 -4? ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है। डायरेक्टली हम लोग गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। ठीक है तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्रकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका हम स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आप डॉट डॉट करते चले जाते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है, ये आपका होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये जो होल नंबर है उसको आप क्या कहते हैं? ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ना, उन प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम एक और अंक जोड़ लें जिसका नाम है ज़ीरो, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे से आप डॉट डॉट पॉजिटिव साइड में जितना भी आप नंबर सोच सकते हो या लिख सकते हो, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। अच्छा, ये दो तो आपके लिए हो गए, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तीसरा आपको मिल रहा है इंटीजर, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका अगला वाला जो ये परमेय संख्या है वो भी बनेगा। ठीक है, तो पहले पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक जो है आपका वो क्या है? सारी की सारी पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि जो ये पूर्ण संख्याएं हैं वो सारी नंबर रहेंगे 1 2 3 4, है ना। सारे के सारे जितने भी आपने ये पूर्ण संख्याओं के नंबर देखे हैं तो सारे संख्या हो गए। साथ ही साथ आपको ये सारी संख्याएं माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, -2, ये कितना हो गया, -3। ठीक है, फिर -4, ऐसे आगे डॉट डॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तीन संख्याएं आपकी हो गई, पहले प्रकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक। ठीक है, तीन संख्याएं। अगला आपका जो मैंने बताया वो क्या है? परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या में आपको बताया गया होगा कि ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए। चलो ध्यान देना, अभी अभी एक इसके पहले वाली हेडिंग आपने पूर्णांक पढ़ी है। पूर्णांक में कौन कौन से लोग आते हैं? 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स में से कोई भी ये पी और क्यू के प्लेस पे होना चाहिए। इनके अलावा कोई और अगर आता है तो थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। ठीक है, आप उनको परमेय संख्या नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो इतनी आसानी से, लेकिन फिर ये देख सकते हैं आप, चेक करते हैं, पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ये ध्यान देना होगा कि क्यू के बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपको दो चीज़ परमेय संख्या के लिए ध्यान देना होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास है 2/3, 2 भी आपका इंटीजर है और 3 भी आपका इंटीजर है, तो ये आपका हो गया 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे करें हम 1/5, ये दोनों आपके इंटीजर हो गए। अगर दोनों में से किसी एक को माइनस लगा देता हूँ, -1/5,
या -1/-2, ठीक है, ऐसे नंबर्स भी हो जाए, ये भी आप रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या कह सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे आपका आ गया 1/0 यानी कि डिनोमिनेटर यानी हर में क्यू के स्थान पे 0 अगर आ जाता है तो ऐसे को हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। अगर सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं तो इसका नाम परमेय संख्या के बजाय क्या हो जाता है, अपरिभाषित, ठीक है। ये कौन सी नंबर है, अपरिभाषित, ठीक है। अब ये है अपरिभाषित नंबर, ठीक। अगला, ये जो दूसरा वाला आ रहा है वो अपरमेय, मतलब क्या है, ऐसा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आपको जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपका परमेय के बजाय अपरमेय हो जाएगा। आपने ऐसा बहुत सारा मतलब मैथ्स में वो देखा है डेफिनेशन, जैसे इवन नंबर ऑड नंबर यानी सम और विषम की बात हो रही थी। जो दो से कटते हैं उसे सम संख्याएं कहते हैं, जो दो से नहीं कटते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। भाज्य और अभाज्य, ठीक है, जो स्वयं से कट जाए और एक से कटे उसे अभाज्य, और जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और से कट जाए वो क्या होता है, सॉरी, हाँ भाज्य हो गया। अब देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम सोचेंगे कि जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या हो जाएगा, परमेय, और जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे नंबर ऐसे भी होंगे जिनको आप पी वाई क्यू के रूप में देखोगे लेकिन वो क्या रहेंगे, अपरमेय रहेंगे। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो आपको बताया अभी मैंने, पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको सवाल में, ठीक है। जितना आप इस पे फोकस करेंगे, जितनी अच्छे से इसको पकड़ कर लेंगे, उतने अच्छे से आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ये रहा आपका, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर हो गया अंडर रूट में जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट में 5 हो गया, और अंडर रूट में 7 हो गया, ठीक है। ऐसे नंबर्स का हम जो है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं ये कौन से नंबर है, अपरमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब ये जो अपरमेय संख्याएं हैं ये तो हमारी ना तो नेचुरल नंबर में पढ़ाई गई, ना तो होल नंबर में, ना तो पूर्णांक में, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स अगर आपके बाई चांस कहीं दिख जाते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या, ठीक है। और एक चीज, अभी यहाँ पर एक परमेय संख्या में क्या हमने बताया, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। और साथ ही साथ पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने बोला -3/√3/2, क्या यह भी एक परमेय संख्या है, इसको तो पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया गया है, हाँ, पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, देख लो, क्या ये परमेय संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज और बोला है, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर क्यू तो पूर्णांक दिख रहा है लेकिन पी जो है वो पूर्णांक नहीं दिख रहा है। ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है जिसकी हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे, ठीक है। निकटतम मान लेके ही हम इसको बता सकते हैं, ठीक। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं पता चलेगी, इसलिए इसको हम अपरमेय संख्या की श्रेणी में रख दिए हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसी के पश्चात जो आता है आपका वास्तविक संख्या आता है, और जो वास्तविक संख्या होता है वो क्या होता है, सारी की सारी परमेय संख्याएं और प्लस में अपरमेय संख्याएं, ठीक है। सारी की सारी परमेय और सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं जितनी भी होती हैं सबको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। इससे इसको आप ध्यान देना कि सारी संख्याएं जो परमेय हों या फिर वो अपरमेय हों, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। एक और सिंबल आता है, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो पाई होता है क्या वह परमेय होता है या अपरमेय होता है, ठीक है। तो जानकारी के लिए ध्यान देना, ये जो पाई होता है वो क्या होता है आपका, अपरिमेय होता है। परंतु जो इसकी वैल्यू होती है 22/7, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग मान होता है, इस चीज का ध्यान देना, लगभग 22/7 लगभग,
ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, लगभग मान होता है ये। और ये जो होता है ये होता है आपका परमेय। ठीक है, तो जो ये पाई है, ये पाई आपका क्या है, अपरमेय संख्या है, लेकिन जो उसकी वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में लिखी हुई है ये लगभग मान होता है, असली मान सही वाला नहीं है। ठीक है, ये लगभग वैल्यू निकाली गई है, और ये जो होता है ये आपका परमेय संख्या होता है। ठीक है, सारी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। अगर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आप परमेय संख्या अपरमेय संख्या समझ गए, तो आपको वास्तविक संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, परमेय और अपरमेय का। ठीक है ना, चलो, तो इतना आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, वास्तविक संख्या तक आपने देख लिया। अब आपको देखना है क्या, अगला जो टॉपिक आ रहा है आपका, वो आ रहा है आपका वृक्ष गुणनखंड। ठीक है, वृक्ष गुणनखंड सीखने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप एक प्रकार से जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एक सिंपल नॉर्मल संख्या 32 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, तो आपने कुछ इस तरीके से सीखा होगा। 2 से कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 16 टाइम में। फिर 2 से कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 टाइम में। फिर 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 टाइम। फिर 2 से कट करेंगे तो 1 टाइम। ये आपने देखा होगा। और इसको अगर लिखते थे तो कैसे लिखते थे, 32 को फिर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम। ठीक है, या इसको और भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, इसको लिखा जा सकता है 2 पर घाते 5। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से अभाज्य गुणनखंड होता था, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में उसको हम लिख देते थे, तो उसको क्या कहते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड कहते थे। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको क्या सीखना है, वृक्ष गुणनखंड सीखना है। तो वृक्ष गुणनखंड क्या होगा, कैसे होगा, आप कैसे इसको पता कर सकते हैं, तो किसी और संख्या का नहीं, हम इसी 32 का ही वृक्ष गुणनखंड निकालते हैं। देखो, ये 32 है आपका, और इस 32 का वृक्ष गुणनखंड निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 से इसको हम कट करेंगे, सिंपल। जैसे यहाँ पर 2 से आपने कट किया था, कितना आया था, 16 आया था। 32 को भी हम किससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, ये एक नंबर यहाँ पे हो गया। और इसको मतलब बस वही करना है जो यहाँ पे करते थे, फर्क कितना है, यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचते थे, यहाँ पर हम 2 लाइन खींचेंगे ऐसा। ठीक है, वृक्ष के टाइप का, यानी शाखाएं उसकी निकली है, जड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 को फिर से तोड़ना है, 2 तो कट किया गया है, तो 16 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से फिर ये कटेगा, ये चेक करेंगे 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, जिससे कट करेंगे, जिससे कट जा रहा है उसी से काटेंगे इसको। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, कितने टाइम गया, 8 टाइम गया अभी। ठीक है ना, अब फिर से 8 को कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 से कट करेंगे 4 टाइम जाएगा ये। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर 2 से कट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है ना, फिर ये 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। लास्ट में जब 1 आ जाए तब समझ जाओ कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आप इसको लगा चुके हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, वही सेम टू सेम प्रोसेस है, जैसे आप अभाज्य गुणनखंड करते थे वैसे आपका वृक्ष गुणनखंड होगा। ठीक है, चाहे कोई संख्या बड़ी हो या कोई संख्या छोटी हो, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वृक्ष गुणनखंड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक अगली संख्या अगर हम लेते हैं आपके सामने, तो जैसे यहाँ पे अगली संख्या हमारे पास है 1314, यानी 1314। एक मैंने संख्या यहाँ पे रख लिया अपने पास। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इवन नंबर है लास्ट में, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका वृक्ष गुणनखंड करेंगे जब, तो ये 2 से कट करेंगे। ठीक है, 2 से पहले कट हुआ तो कितनी बार जाएगा, 2 से कट करते टाइम पे 2 6 जा 12, यानी 2 6 12 के 2 हासिल है, सॉरी 2 6 12 और 1 13, एक इसके पास गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 11, इसके पास गया तो 7 बार में 2 सते 14। अभी ये कितना हो गया, लास्ट में 7 आ गया, यानी ऑड नंबर, विषम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, आप किसी और संख्या से ट्राई करना पड़ेगा। क्या ये 3 से कट करेगा, हाँ, 7 5 12, ये भी 3 से, ये 6 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, फिर 3 एक कम 3, और 2 5, 3 9 27। ठीक है, फिर से 3 से कट सकता है क्या, 9 3 12, हाँ ये फिर से 3 से कट सकता है, तो 3 सते 21 और 3 तिया 9। अब आपका ये किसी से नहीं कटेगा, तो ये 73 से 1 जा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे,
13 और 14 जो आपने लिखा था, इसका जब आपने गुणनखंड किया तो 2 × 3 × 3 × 73 आया। ठीक है, इसको और एक तरीके से लिख सकते हो क्या, 2 × 3⁻²⁰ ये आपका क्या हो जाएगा, वृक्ष गुणनखंड हो जाएगा। और अगर इसी को सवाल को इस तरीके से अगर आप लगाते हो तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। आंसर सेम मिलेगा दोनों का, चाहे वृक्ष गुणनखंड लगाओ या अभाज्य गुणनखंड लगाओ। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ ये अभाज्य गुणनखंड और वृक्ष गुणनखंड दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपका आता है अगला टॉपिक जिसका नाम है HCF और LCM। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फिर क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लासापा और मासापा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अभी कैसे इसको लगाएंगे ये चीज देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और एक चीज इसको लगाने से पहले ये चीज आपको बता दूं मैं, जब कभी भी हम लासापा और मासापा यानी HCF और LCM निकालेंगे किसी संख्या का, तो वहां पर कम से कम दो संख्या होना आवश्यक है। दो संख्याएं के बीच में ही आप लासापा यानी कि HCF और LCM जो भी है दोनों निकाल सकते हो। अगर दो से कम संख्या है तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन दो से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी निकलेगा। लेकिन कम से कम कितनी संख्या चाहिए, दो संख्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो संख्याओं को लिखता हूँ। जैसे एक संख्या आपके सामने मान लो हो गया कितना, 14, और दूसरी संख्या मैंने कर दिया यहाँ पे 12। नॉर्मल संख्या है, छोटी छोटी संख्या है ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, 12 और 14, तो इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है, एक बार HCF निकालना है, फिर एक बार क्या करना है, LCM निकालना है। आप सभी को लगभग लगभग पता ही होगा, फिर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप चीज ध्यान देंगे। 14 का जब आप देखेंगे कि गुणनखंड किया गया, अब चाहे आप अभाज्य गुणनखंड करोगे या वृक्ष गुणनखंड करोगे, लेकिन ये आपके सिलेबस में वृक्ष गुणनखंड है, तो आप कोशिश करना है कि वृक्ष गुणनखंड ही हो आपसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 14 को अलग से लिख देता हूँ, 14 और 12। तो 14 के आगे क्या होगा, 2×7=14 होता है, तो 2×7 हो गया। और 12 का क्या होता है, 4×3=12 यानी 2×2×3 हो गया। ठीक है, अब ये जो नाम लिखा गया है, इसका नाम अगर आप फुल फॉर्म समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक वर्ड बीच में आया कॉमन, जिसकी हिंदी होती है क्या, उभयनिष्ठ। क्या नाम होता है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा आपने। तो ये दोनों संख्याएं, ये 14 और 12 यानी 14 और 12 के बीच में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो एक जैसे हैं, जिनको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये हो गया हमारा एक ही उभयनिष्ठ हो गया, दो। और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है दोनों में, तो कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब जो HCF होगा दोनों का, HCF, ये बराबर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। और अगर इन्हीं नंबर्स का, यानी सिंपल है, अब ध्यान देना, कोई भी नंबर्स होंगे उनका आपको क्या करना है, पहले फैक्टर करना है। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, चाहे वृत्त गुणनखंड करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी करके आप उसको अलग अलग लिख लोगे। फिर क्या करना है आपको, उसमें कॉमन ढूंढना है। दोनों में जो भी नंबर्स कॉमन मिलेंगे उन सबका मल्टीप्लाई ही आपका क्या होगा, HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल एक ही नंबर मिल रहा है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 ही आपका HCF हो गया। बाई चांस मान लो कि और नंबर हो जाते, 2 मिल जाता या 3 मिल जाता और नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो आंसर क्या हो जाता, 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे ओनली और ओनली कितना मिला है, 2 मिला है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 ही केवल HCF होगा। ठीक है, और अगर अब इसका LCM निकालें तो क्या होगा, LCM यानी 14, 12, इसका LCM। ठीक है, 3, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट मतलब कम से कम, कॉमन, उभयनिष्ठ और मल्टीपल। ठीक है, ये एक फैक्टर यानी गुणनखंड था, कम से कम गुणनखंड, और ये मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है, कम से कम अगर कॉमन हो कोई भी तो उसको भी
और नहीं भी है तो भी आपको गुणज करना, मतलब गुणा करना, एक प्रकार से मल्टीपल निकालना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले ये दोनों तो कॉमन हो ही रहे हैं और बाकी कोई नहीं कॉमन हो रहा है, तो जो कॉमन हो रहे हैं एलसीएम में उनको हम एक जगह लिखते हैं, जो कॉमन हो जाते हैं उनको एक जगह लिखते हैं और बाकी जो कॉमन नहीं हो रहे हैं उनको हम अलग से लिखते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक, अब ऐसा कोई भी नंबर होगा जिनको आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के पश्चात जो कॉमन आपको मिलेगा उसको एक जगह लिखोगे, बाकी जो सारी चीज़ें हैं 3 नंबर बचे हैं उनको आप लास्ट में बाद में लिखोगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 दूना 4, 3 या 12 और 12 सत्ते, बोलो जल्दी बोलो, कमेंट में करो। हाँ, 12 सत्ते, या इधर से गुणा कर लो, 7 त्रिक 21 दूनी 42 दूनी 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, तो एलसीएम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 84 आई है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपने एचसीएफ भी निकालना पहले से ही सीख रखा होगा, एलसीएम भी निकालना पहले से सीख रखा होगा। अब एक और चीज़ आती है इसी में, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध। ठीक है, एक संबंध आपको बताया जाएगा, वो संबंध क्या है कि जो एलसीएम होता है इसका अगर मल्टीप्लाई कर लें एचसीएफ के साथ, ठीक है, तो ये बराबर यानी इक्वल हो जाता है पहली संख्या, पहली नंबर गुणे दूसरी नंबर के। ठीक है, दो संख्याएं हैं 14 और 12। ठीक है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा एचसीएफ होगा, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर होंगे, जो नंबर आपके होंगे पहली नंबर और दूसरे नंबर, उनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अच्छा, अभी इसी सवाल को हम इसी पे चेक करके देख लेते हैं। जो एलसीएम आया वो कितना आया है, 84 आया है, और जो एचसीएफ आया वो कितना आया है, 2 आया है, और जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 14, और सेकंड नंबर कितना है, 12। ठीक है, इसको ट्राई कर लेते हैं चेक करके, तो ये इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दुनाई 8 है, और फिर 8 दुनाई 16, 168 हो गया, और इसका करेंगे तो 12 चौक के 48 के 8, हासिल कितना 4, और 12 एक कम 12, और 4 16। देख लो, दोनों के दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये आपका एक मेन फार्मूला है इस चैप्टर में, और लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। इस फार्मूले से और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि किसी भी दो संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम आपको मिल गया और एचसीएफ मिल गया, दोनों मिल गया है, और बोला जिसमें से एक संख्या आपको पता है दूसरी संख्या नहीं पता है, ये दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क हो गई। तो आप इस क्वेश्चन मार्क वाले को कैसे निकाल के लाओगे, यानी दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, एक को नीचे लाना पड़ेगा, तो एलसीएम और गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या, और बराबर में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या के। इसी तरीके से अगर दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को नीचे ले आएंगे, पहली संख्या को वहां कर देंगे। एचसीएफ और एलसीएफ निकालना होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ में से भी उसी तरीके से एलसीएम को नीचे कर लेंगे, एचसीएफ निकल जाएगा, और एचसीएफ को अगर नीचे कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो एक ही फार्मूले से चार चार फार्मूले। ठीक है, ये तो एक मेन मास्टर फार्मूला हो गया, इसके बाद दो फार्मूले इधर से निकलेंगे और दो फार्मूले इधर से निकलेंगे, यानी टोटल 5 फार्मूले। लेकिन मेन रूप से अगर आप एक ही याद करते हो यही, तो आपके कोई सवाल में ऐसा नहीं होगा जो ना लगे, सारा सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आपके इस पहले चैप्टर में, यानी प्रश्नावली 1.1 का जो बेसिक था आपका, इतना था। और इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप सवाल लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, बाकी मैं सवाल आपको अगले वीडियो में लगाना बता देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।